हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आज फिर स्वागत करता हूं आपको इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति की हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है और जहां हम सफलता के मायने की बात करते हैं तो यहाँ पे इच्छा शक्ति का कितना रोल होता है। जैसे विल पावर की अगर हम बात करें तो ये एक वृत्ति है जिसमें अगर हम देखें तो इसका जो वर्णन है वो पुराणों में भी मिलता है, ग्रंथों में भी मिलता है। अगर मैं भावनोपनिषद की बात करूं तो उसके अध्याय 2 में इच्छा शक्ति का बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें 3 चीजों पे फोकस किया गया है। सबसे पहले कार्य शक्ति। कार्य शक्ति को उस वहां पे पीठ के नाम से इसको विस्तृत किया गया है। उसके बाद में ज्ञान शक्ति को कुंडली के थ्रू उसको समझाया गया है। और उसके बाद में आती है हमारी इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति को यहाँ पे देवीय रूप में भी माना जाता है। इसको शक्ति भी कह सकते हैं और देवीय शक्ति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भावनोपनिषद की बात करें तो इच्छा शक्ति को वहां पे महात्रिपुर सुंदरी के नाम से विस्तार से इसको समझाया गया है। तो यहाँ पे अब हम इसको अगर आगे बढ़े, जैसे हम वैदिक एरा से बाहर निकल के अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि विल पावर क्यों जरूरी है, तो विल पावर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये एक वृत्ति है और वृत्ति के साथ में हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये एक इंटरनल पावर है। जैसे कई लोगों से हम बात करते हैं या कई सेमिनार्स में हम देखते हैं, बच्चों के साथ में हम कोऑर्डिनेशन बनाने की या कम्युनिकेशन हम बनाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और उन डाउट में ये भी एक बड़ा डाउट होता है क्योंकि उनको लगता है कि कुछ जो पावर्स है, चाहे वो कंसंट्रेशन हो सकता है, चाहे मोटिवेशन की अगर हम बात करें या विल पावर की अगर हम बात करें, तो विल पावर पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाता है। और कंट्रोवर्सी ये होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो जो है वो एक्सटर्नल पावर है। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्सटर्नल पावर नहीं हो के इंटरनल पावर है। इंटरनल का मतलब ये हमारी एक आंतरिक शक्ति है। जैसे ही हम एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो ग्रो करता है, उसके साथ में विल पावर जो है वो उसके साथ में ही होती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि अगर तो ये विल पावर हमारी इंटरनल पावर है तो फिर हमें जो है वो मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। तो मनचाही सफलता, या इसको हम ये भी कहते हैं कि कई बार हमने सुना है कि कुछ लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद में भी उनको सफलता नहीं मिली। तो उसके पीछे का कारण यही होता है क्योंकि उन्होंने, हो सकता है उनको अपनी इच्छा शक्ति के बारे में पता नहीं हो, या उनकी जो इच्छा शक्ति है वो काम कैसे करती है ये भी उनको नहीं पता हो। तो जब हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो ये हमारे प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपका प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स जो है ये हमारा फोरहेड वाला पार्ट होता है, जो ललाट के पीछे का मस्तिष्क वाला भाग है, जहां से हमारा दिमाग जो है वो सोचना या किसी चीज का डिसीजन लेना, यहाँ पे ये वर्क करता है इन चीजों के ऊपर। तो इच्छा शक्ति जो है वो पेरिफेरल अपना कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया और यहीं से हमारी इच्छा शक्ति जो है वो काम करना स्टार्ट करती है। लेकिन इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीजों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है कि जैसे ही वो काम करते हैं या जैसे उसमें टाइम ड्यूरेशन उनके वर्क में ज्यादा लगता है तो उनका पेशेंस जो है वो जवाब दे देता है। तो इच्छा शक्ति भी एक वैसा ही पार्ट है। पावर वो इंटरनल है, लेकिन उस इंटरनल पावर को बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग पहलुओं पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं फर्स्टली बात करूं तो सबसे पहले है अपने आप पे विश्वास रखना। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जैसे जैसे वो वर्क करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो वो अपना विश्वास जो है वो खुद से ही खो देते हैं। इसको हम आत्मविश्वास से भी समझ सकते हैं। तो जब तक अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा, तब तक हम इच्छा शक्ति को बनाए नहीं रह सकते। और यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें संयम भी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मविश्वास के साथ में धैर्य, क्योंकि कुछ वर्किंग में हम देखते हैं कि वहां पे हमारा जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाता है और हमें लगता है कि नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बड़े दिनों से मैं लगा हुआ हूं, लेकिन रिजल्ट मुझे अच्छे नहीं मिल पा रहे। और जैसे ही हमारा धैर्य जवाब देता है हम उस पर्टिकुलर वर्क को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना। हमें इन 2 चीजों पे बेसिकली फोकस करना है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। एक हमारे कॉन्फिडेंस को कि यस मैं कर सकता हूं, और दूसरा कि इसको अगर मैं कर सकता हूं तो धैर्य, पेशेंस रखना। पेशेंस रखने के बाद में आता है हमारे जो कुंडली वाला जो पार्ट है। जैसे मैंने बात की थी कि भावनोपनिषद में अगर हम देखें तो ज्ञान शक्ति जो है, हमारी जो नॉलेज वाली जो पावर है, ज्ञान शक्ति, वो आती है हमारी कुंडलिनियों से। और कुंडलिनियां में आपने देखा होगा कि अगर हम वैदिक एरा की बात करें या कुछ बुक्स वगैरह में हम पढ़ते भी कि हमारी जो 7 जो चक्रा जिसको हम कहते हैं वही हमारी कुंडली होती है, जो मूलाधार चक्रा से स्टार्ट होती है नीचे से, और वो जो है वो सहस्त्रार चक्रा तक
जो टॉप पे यहाँ पे स्थित होता है, तो वहां तक ये होती है। तो इसको हमें कुंडलियों पे कंट्रोल करना होता है, चक्रा पे वर्क करना होता है, और हमारे जो सातों चक्रा की जो एनर्जी है उनको एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे फोकस कराना होता है। तो यहाँ भी इसका भी एक मेजर रोल होता है। लेकिन इसकी कौन सी साउंड होती है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें हमें एक पूरे एपिसोड की जरूरत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो एपिसोड के बाद में कुंडली के ऊपर एक पूरा एपिसोड बना के आपको इसको विस्तार से समझा सकूं कि हम कुंडली पे कैसे वर्क कर सकते हैं, और कुंडली एक बार जागृत हो जाती है तो हम किस लेवल के रिजल्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने विचारों पे कंट्रोल करना, क्योंकि यही एक जो है कि हम बात करते हैं, जैसे किसी से भी आज की लाइफ में अगर हम बात करें तो विचारों का, जिसको बोलते हैं अथाह सागर, उनके दिमाग में भरा पड़ा है। वो पूरे दिन भर उनके दिमाग में विचार चलते जा रहे हैं। और साइंस तो ये भी कहती है कि आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन का काम है सोचना। और जब हम सोचते हैं, जब भी हमारी आंखें खुली हुआ है, कोई भी हमें साउंड सुनाई देती है, तो ब्रेन कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में, किसी ना किसी वेव्स पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन थ्रू द मेडिटेशन, अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें तो मेडिटेशन से हम धीरे 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 जो हमारी ये वाली जो वर्ती है जिसमें विचारों का, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, कुछ लोगों को ये भ्रांतियां होती है कि जो मेडिटेशन होता है वो हमें एक जगह बैठना है, एक बिंदु पे फोकस करना है, और एक बिंदु पे फोकस करने के बाद में हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, हम उस बिंदु पे फोकस कर सकते हैं और विचारों का आना जो है वो रुकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी है। अगर हमें मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन के लिए हमें अगर फॉलो करना है तो आप स्वामी विवेकानंदा को फॉलो करें, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंदा के अगर मेडिटेशन में जाते हैं तो विचारों की शून्यता ही हमारा जो मेडिटेशन है उसको कंप्लीट करता है, कि हमारा जो दिमाग है वो शून्य को चला जाए, शून्यांक की स्थिति में चला जाए, उसमें कोई विचार नहीं आए। लेकिन अगर हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो मेडिटेशन के लिए बैठते ही इसके लिए सबसे जरूरी जो पार्ट है हमारे चरचर नियम, खाने पे कंट्रोल करना, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम तामसिक भोजन लेते हैं तो ये हमें डाइवर्ट करता है, और अगर हम सात्विक भोजन लेते हैं, और साथ में सात्विक भोजन के साथ में एक चीज और इंक्लूड होती है कि पहले के जो ऋषि मुनीस थे वो एक चीज बोलते थे कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत है। अगर हमें एनर्जी की जरूरत कम है और हम खाना जो है वो हैवी ले लेते हैं या ज्यादा एनर्जी की डाइट फॉलो करते हैं, तो वहां पे भी हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां से जरूरत है हमें कि हमारी हर चीज के ऊपर धीरे धीरे हम कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। ये एक एपिसोड की टॉपिक नहीं है, इसलिए हमें इसमें अगले कई एपिसोड की हमें जरूरत भी पड़ेगी, उनको हमें समझना भी होगा। लेकिन यहां से जैसे हमने बात की कि विचारों के लिए क्या करना चाहिए, तो विचारों की संयमता के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है, जब भी हम मेडिटेशन में बैठें तो मेडिटेशन में बैठने के साथ में विचारों को कभी रोकना नहीं है, हमें विचारों को आने देना है। क्योंकि अगर हम विचारों को आने देंगे तो हम उनके बारे में अच्छे से सोच पाएंगे, उनके बारे में वर्क कर पाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम एनिमीज से घिरे हुए हैं, विचार जो है वो हमारे दुश्मन है। एक बार के लिए हम इसको समझ लेते हैं। तो एनिमीज जो है, किसी एक थॉट ने हमारे ब्रेन में स्ट्राइक की, और जैसे ही उसने स्ट्राइक की हमने उसको होल्ड कर दिया कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं आपके बारे में नहीं सोच सकता। तो जैसे हमने वो विचार आपके पास आ रहा है, आपने उसको होल्ड किया, मान लेते हैं वो इस सिचुएशन में वो एक बार के लिए होल्ड हो गया। लेकिन जैसे हमने उसको होल्ड किया, दूसरा जो थॉट है वो हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है, हम उसको भी होल्ड कर देते हैं। और ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे थॉट अलग अलग जगह से आते रहते हैं, हम उनको होल्ड करते चले जाते हैं, और हमारा जो एनिमीज, हम चारों तरफ से अपने आप को दुश्मनों से घेर लेते हैं। जो हमारे विचार जो हैं वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और जैसे ही हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, तो उसके बाद में जो सारे जो एनिमीज हैं वो एक साथ स्ट्राइक कर जाते हैं। और जैसे ही वो एक साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमारा जो मेडिटेशन वाला जो पार्ट है वो फ्लॉप हो जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि वो फेल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, मेडिटेशन हमारे बस की बात नहीं है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। अगर कोई भी एक एनिमीज का मतलब यहाँ पे मेरा थॉट है, तो जब अगर उसके बारे में किसी, जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे किसी फ्रेंड का जो थॉट है वो मेरे दिमाग में आता है, तो मैं एक बार उसके लिए विचार करूं, उसके बारे में सोच लूं। क्योंकि धीरे धीरे अगर हमें विचारों को खत्म करना है तो उनको आने दें, आने के बाद उस पर थोड़ा सा वर्क करें, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें। जैसे ही आप उसके बारे में पूरा सोच लेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा सोचने के लिए। और यही एक सिचुएशन होती है कि जब हमारे दिमाग में किसी चीज के बारे में
कोई विचार नहीं है, हम उसके बारे में सोचना जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं सोच पाते, और जब नहीं सोच पाते तो फिर हमारा जो ध्यान है वो अपने आप सोते ही, आपने देखा होगा मेडिटेशन में भी यही सिचुएशन होती है। जब आप किसी एक फ्रेंड के बारे में कंप्लीट सोच लेते हैं तो वो फ्रेंड्स का जो है दिमाग में थॉट आना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद में कोई दूसरी चीज़ का, चाहे वो आपका व्हीकल हो सकता है, चाहे आपकी बुक्स वगैरह हो सकता है स्टडी रिलेटेड, या आपका कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, उनके बारे में थॉट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप धीरे धीरे, ये 10 से 15 दिन का एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप धीरे धीरे जो है वो सबके बारे में सोचते चले जाते हैं, और जब उनके बारे में एक बार के लिए आपके दिमाग में सब कुछ आपने उसके बारे में सोच विचार कर लिया, तो उसके बाद में जो आपके थॉट है वो आना बंद हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रोल प्ले कर सकता है। जब भी हम मेडिटेशन में जाएं तो मेडिटेशन का पहला सिद्धांत यही है कि हम मेडिटेशन जब भी करें तो मेडिटेशन के लिए हम किसी भी एक अच्छे से आसन पे बैठें, और आसन पे बैठने के बाद में हमें कभी ये गलती नहीं करनी कि हमें विचार नहीं आने देना। विचारों को आने देना है, विचारों पे वर्क करना है, और जब हम उसके ऊपर कंप्लीट वर्क कर चुके होंगे तो आप देखोगे 10 से 15 दिन के बाद में आपको लगेगा कि जब मैं सारी चीज़ों के बारे में सोच चुका हूं तो अब मेरे दिमाग में जो है वो थॉट आना ही बंद हो गए। और वही एक सिचुएशन होती है जहां से आपका मेडिटेशन स्टार्ट होता है। फिर आप किसी भी लेवल पे अपनी जो एनर्जी है उसको फोकस कर सकते हो, और एनर्जी को फोकस करने के लिए आपका कुंडली चक्रा की जो एनर्जी है उसको भी आपको कंट्रोल करना, उसको जागृत करना, उसको एक पॉइंट पे फोकस करना, वो भी जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। उसके बाद में आता है प्रॉपर हमारे ब्रेन को डाइट देना, उसको एनर्जी देना, इसके साथ में एक्सरसाइज भी करना, क्योंकि ब्रेन को एक्सरसाइज के थ्रू इसका ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, इसकी एनर्जी को बढ़ाना, यह भी एक बहुत जरूरी रोल होता है। और यहाँ पे कुछ लोगों को हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा ब्रेन जो है उसकी डाइट क्या है, वो क्या चीजें लेता है और वो चलता कैसे है। अगर मैं ब्रेन की यहाँ पे छोटा सा आपको एक पार्ट बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करूंगा, कि ब्रेन की जो एक्सरसाइज की बात करें या एनर्जी की बात करें या डाइट की अगर हम बात करें, तो हमारा जो ब्रेन है वो मोस्टली ग्लूकोज या वाटर हम इसको ले सकते हैं, ग्लूकोज के साथ वाटर और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें इसको बहुत जरूरी है और हमेशा इसको मेंटेन रखना चाहिए। तो इसके लिए जैसे हमने बात की एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे हम इसमें वॉक कर सकते हैं, तेजी से रनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जैसे शिव का तांडव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे दुनिया में बेस्ट एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम करके अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, और साथ में हम पानी भी इसको लगातार देते रहें और ग्लूकोज भी हम इसको देते रहें, तो ये प्रॉपर वर्क करता रहता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हम हमारी जो विल पावर है उसको कैसे जागृत कर सकते हैं, और विल पावर के बाद में इसको जिसको हम कहते हैं संकल्प शक्ति, और जैसे ही ये विल पावर जो है वो संकल्प शक्ति में कन्वर्ट होती है तो फिर यहाँ पे हमें अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम चमत्कार भी कह सकते हैं या कोई देवीय शक्ति भी, जैसे कि हम लगातार बोलते भी हैं कि ये तो कोई चमत्कार हो गया इसकी लाइफ में और इसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हो और ये सक्सेसफुल पर्सन की काउंटिंग में आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे वो देवीय शक्ति का मतलब ही यही है कि हमारी जो विल पावर है जब हम इस पे सही से वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी जो है संकल्प शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही संकल्प शक्ति में कन्वर्ट होती है तो फिर हमें रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसको हम संकल्प शक्ति को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि संकल्प शक्ति को समझना है तो इससे दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत छोटी बच्चे की मैं स्टोरी बताता हूं। 1940 में एक बच्चे का यूएसए में एक जगह है जहां पे टेनिसा नाम की एक जगह है, उस पे वहां पे जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में अगर आप देखोगे उसकी ऑटोबायोग्राफी को तो वो जो है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, मतलब वह बच्चा जो है वो समय से पहले ही जन्म ले लिया था। तो उस बच्चे के समय से पहले जन्म होने से उसका जो वेट था वो 4.5 पाउंड था, और उसके बाद में उसको बहुत सारी बीमारियों ने भी जकड़ लिया था, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी में अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके 2 या 2.5 साल के बाद में जब वो पैदा होती है, उसके 2-2.5 साल के बाद में उसको पैरालिसिस का एक अटैक आता है, या इसको हम कह सकते हैं कि उसको पोलियो हो जाता है। तो बॉडी का जो हिस्सा है वो काम करना उसका बंद कर देता है, इसके एक हाथ और एक पैर बिल्कुल जवाब दे देते हैं, और दूसरे पैर में भी उसके पोलियो होता है, इसलिए वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती है। और इस सिचुएशन में आप देखोगे कि संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति है उसका क्या रोल होता है। तो जब वह बच्ची, उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर को उसका टेस्ट वगैरह होते हैं, तो टेस्ट वगैरह होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर उसकी मदर को बताता है कि ये जो बच्ची है ये कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। अब आप सोच सकते हो कि जो बच्ची अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती वो अपनी लाइफ में आगे जाके क्या कर सकती है। तो यहां से उसका जीवन का वृतांत शुरू होता है, और वो वृतांत कैसे शुरू होता है, अब आप देखोगे कि उसकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। जैसे जैसे उसका समय निकलता है, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर,
तो एक दिन उसकी जो मदर है वो सब्जी बाजार में सब्जियां खरीदने चली जाती है और उसको घर पे अकेला छोड़ जाती है। और जैसे ही उसको अकेला घर पे छोड़ के जाती है, उस बच्चे के दिमाग में एक थॉट आता है कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूं। यह है इच्छा शक्ति का बेस्ट एग्जाम्पल। उसके दिमाग में एक विचार आना कि मुझे यह देखना है कि डॉक्टर ने यह बोला था कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं एक बार कोशिश करके देखूं। जैसे ही उसने कोशिश की, बड़ी मुश्किल से वो खड़ी हो जाती है अपने पैरों के ऊपर। और जब वो पैरों के ऊपर खड़ी हो जाती है तो उसकी इच्छा शक्ति का ही कमाल देखिए कि उसके दिमाग में एक दूसरा थॉट जन्म लेता है और उसके दिमाग में विचार आता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो अगर मैं खड़ी हो सकती इसका मतलब मैं चल भी सकती हूं। और जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आता है, ये उसका जो इच्छा शक्ति वाला जो पार्ट है ये संकल्प शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। और उसने कोशिश करके वह एक स्टेप लेती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा जाती है और जैसे ही वो दूसरे स्टेप पे जाती है वो गिर जाती है। गिरने की वजह से उसको थोड़ी चोट लगती है और वो रेंगते हुए किनारे पे जाके दीवार के सहारे बैठ जाती है। तो उसके 15 मिनट 20 मिनट के बाद में उसकी मदर घर में एंटर करती है, वापस आती है। और वापस आती है तो वो व्हीलचेयर के ऊपर अपनी बच्ची को नहीं देखती। तो बच्ची को नहीं देखने से वो घबरा जाती है और घबरा के वो चिल्लाती है। लेकिन वो देखती क्या है, अब आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो, आप अज्यूम कर सकते हो कि वो सिचुएशन क्या होगी कि जब मदर को उसकी बच्ची जो है वो व्हीलचेयर पे नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही वो पलट के देखती है, तो पलट के क्या देखती है कि जो बच्ची है वो कोने में बैठी बैठी दीवार के सहारे वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है। उसके चोट लगी है फिर भी वो हंस रही है। तो उसकी मदर पूछती है उसको, बेटा आपको चोट लगी है लेकिन फिर भी आप हंस रहे हो? तो उस बच्ची का क्या जवाब आता है? उस बच्ची का वहां पे जवाब है कि मां, जो डॉक्टर है उसने मुझे बोला था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन देखो मैं आज एक कदम चली। और जब उसका ये वाक्य सुना तो उसकी जो मदर है वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसके दिमाग में, या इसको हम कह सकते हैं कि उसकी भी संकल्प शक्ति या उसका भी एक कॉन्फिडेंस जो लेवल था, आत्मविश्वास, वो इतना बढ़ गया कि बच्ची जब ये बोल रही है कि डॉक्टर ने बोला था कि खड़ी नहीं हो सकती, मैं चल सकती हूं, तो क्यों नहीं मैं इसको प्रैक्टिस कराऊं, इसके साथ में मैं अभ्यास कराऊं ताकि यह कुछ अच्छा कर सके। और यहीं से उसके जीवन की जो दिशा है वो बदलना शुरू होती है। उसकी मदर जो है वो लगातार उसको थेरेपी के लिए लेके जाती है, उसकी मसाज करती है, उसकी मालिश करती है और साथ में उसको प्रैक्टिस भी कराती है। धीरे धीरे उसका दाखिला जो है वो एक स्कूल में करा दिया जाता है। और स्कूल में दाखिला कराने के बाद में, अब मैं आपको 1953 उस समय की बात बताता हूं, जब वह 13 साल की थी। तो 13 साल के बाद में वह अपने स्कूल के एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है जहां पे 100 मीटर की रेस होनी होती है। और 100 मीटर की रेस में वो जब पार्टिसिपेट करती है तो आप ये देखो कि वैसाखी के सारे जो चलने वाली लड़की है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगा होगा? और यहां पे अब आप अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि वहां 1 घंटा लगा होगा या नहीं कर पाई होगी, 10 मिनट में कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब उसके साथ वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो रेस कंप्लीट करके जा चुके थे, उसके 4 से 4.5 घंटे बाद में वो 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की जो है खड़ी नहीं हो सकती थी, आज वो रेस में पार्टिसिपेट भी कर रही है। और पार्टिसिपेट करने के बाद में अब आप यहां से ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जब वो 100 मीटर की रेस 4.5 घंटे में करती है तो वो आगे जाके क्या करेगी। अब यहां पे हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं कि वो ये नहीं किया होगा, नहीं कर सकती या कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं और आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि 1960 के रोम ओलंपिक में उस लड़की ने लगातार 3 गोल्ड मेडल, 100 मीटर रेस इंडिविजुअल, 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल इंडिविजुअल और 400 मीटर रिले में उसने गोल्ड मेडल जीता। और वो विश्व की सबसे तेज धाविका थी। और आप ये भी समझ सकते हैं कि उस वक्त उसने अपनी वैसाखी भी छोड़ दी थी और वो नॉर्मल लोगों की तरह वो रनिंग करती थी। तो यहां पे उसने 3 गोल्ड मेडल जीते। किस शक्ति की वजह से जीते? अगर हम ये बोलें कि प्रैक्टिस किया उसने अच्छी डाइट फॉलो की, उसने अच्छी मसाज करवाई होगी, मालिश कराई होगी, अच्छे डॉक्टर को दिखाया होगा, हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि उसने अच्छे कोच की हेल्प ली होगी, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर गई होगी। वो सारी चीजें जो है वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी हमें एक चीज समझनी होगी कि उसमें ये चीजें आई कहां से, और उसके पीछे एक ही था, विल पावर। तो विल पावर जो है, जहां हमारी फेलर की सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम अपनी विल पावर को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा था कि हमारी जो विल पावर है वो वर्क कैसे करती है। अगर तो हम इसको जान ले कि विल पावर है क्या, ये कैसे वर्क करती है, इस पे वर्क करना स्टार्ट करें और अपनी विल पावर को धीरे धीरे संकल्प शक्ति में कन्वर्ट करना स्टार्ट करें, और उसके बाद में देखें कि आपके जो रिजल्ट है
वो किस लेवल पे चले जाते हैं, और यहीं से हमारे जो जीवन की जो दिशा है वो बदलना शुरू होती है और सफलताओं का अंबार लग जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही बोलूंगा कि धीरे धीरे जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या पूरे दिन में 24 घंटे में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट निकाल के और आंखें बंद करके आप एक जगह पे बैठे और आप सेल्फ लेसन लेना स्टार्ट करें, जिसको हम स्वाध्याय भी कहते हैं। और स्वाध्याय के बाद में अपनी विल पावर को समझें कि हमारी विल पावर क्या है और ये कैसे वर्क करती है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है। और लास्ट में आप इसको इस पे भी वर्क करें कि हम हमारी जो विल पावर है उसको संकल्प शक्ति में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके जो रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं कि आप जीरो से लेके और हीरो कैसे बनते हैं, यही इसका एक पार्ट होता है। तो आज के एपिसोड में हमने विल पावर की बात की। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम एक नई चीज के ऊपर आएंगे। इस एपिसोड की सीरीज में हम नए नए एपिसोड लेके आएंगे और नए नए एपिसोड में हम नई नई चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम हमारी भीतरी शक्तियों के बारे में सीखेंगे, उनको कैसे जागृत किया जा सकता है और उनको लॉन्ग लाइफ के लिए कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो फ्यूचर है, वो सही दिशा में जा सके और हम जो है वो हमारी जो सफलताएं हैं, जो हम सोच के चलते हैं या जो सफलताएं हमें चाहिए, हम उन सफलताओं को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हमारी इंटरनल पावर्स पे कैसे वर्क कर सकते हैं, इसके लिए हम नए नए वीडियो लेके आएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके आप कमेंट बॉक्स में जाएं, उसके कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हम जो है वो लोगों को विस्तृत जानकारी पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, और लाइक के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ में हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर एक एपिसोड में हम हमारी जो भीतरी जो शक्तियां हैं, हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और नए नए टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अब नए एपिसोड के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।